तो कैसे हो भाई लोगों? कैसे हो? पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज हम दूसरे चैप्टर में मूव कर रहे हैं। और आपका सेकेंड चैप्टर जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, गुडविल। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गुडविल में क्या क्या चीजें पढ़ रहे हो आप, है ना। गुडविल के आपके पास क्या क्या है जो एग्जाम टाइम पे आपको फॉलो करने होंगे। ये हैं आपके नोट्स, क्विक सीबीएसई क्विक रिवीजन नोट्स एंड चैप्टर समरी। ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। और एक दो क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पेपर में पूछा जाएगा वो, और भी थोड़ी डिटेल में डालूंगा इसमें, मॉडिफाई करके मिलेंगे आपको एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब मैं आपको रिवीजन क्लासेस डालूंगा। अभी आप पूरी पूरी क्लासेस देखो, अच्छे से देखो और सही सलामत तरीके से देखो। तो आपको जो सेकेंड चैप्टर है, मैं 2-3 मिनट, 1-2 मिनट और लूंगा। ये आपके सॉल्यूशन है भाई, जो आपके क्वेश्चंस में अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं वो विद सॉल्यूशन डले हुए हैं। जो पहले चैप्टर में आपने देखा, ये 20 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं है। हाँ, ईयर आपके आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आप कोई सी कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो ये नहीं पता किस ईयर की फॉलो कर रहे हो। ये 2024 से रिलेटेड है बुक के सॉल्यूशन। इसमें आपको 2025, 2026, 2027 तक आप इनको फॉलो कर सकते हो। जहां डिजिट चेंज है, जहां कोई ईयर चेंज है, वहां आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। जहां दिखेगा मैं अपडेट करूंगा, अपडेटेड क्लास पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं कि आप 2026 में देख रहे हो ये क्लासेस, 25 में रिकॉर्ड हो रही है, 26 में आप देख रहे हो, 27 में आप देख रहे हो, तो ये क्लासेस आपके लिए वैलिड नहीं है। आपके लिए क्लासेस वैलिड हैं, बट वहां पर कहीं कहीं डिजिट में अगर कुछ चेंज हो तो आपको मैं माइंड डेवलप खुद ही करा दूंगा कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। क्योंकि कोई कोई बच्चा बहुत पुरानी बुक फॉलो करता है, ज्यादा पुरानी बुक फॉलो ना करें। 2-3 साल पुराने हो चलेगा, ठीक है। यही बताना था। ये आपकी बुक है भाई, ठीक है। वुडविल है, यहाँ से चालू होगा सारा कुछ। तो सबसे पहले अब जो पढ़ रहे हैं, अब चालू करते हैं अपने सिलेबस की बात। मैं हूं आपका दोस्त CMA युवन गुप्ता, उत्तम गुप्ता, दो नाम है मेरे, ठीक है। मैंने क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो मैं CMA हूँ, M.Com हूँ, B.Com, M.Com, CMA, और एक दो डिग्री और चल रही है साथ में, वो जल्दी ही कंप्लीट होंगी तो उनका नाम भी मैं ऐड कर दूंगा, मैं बता दूंगा क्या ले रहा हूँ डिग्री में, ठीक है। तो पढ़ते रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है, गुडविल कहते क्या है? जैसे आप 12th में आए, आपके लिए एक नया चीज आ गई कि यार ये गुडविल है क्या। तो गुडविल कुछ नहीं है ना, दिखने वाली एक ऐसी चीज, यो वैल्यू कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं ना, मेरी इज्जत है, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है। दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाया, जो कहता है कि मेरी इज्जत है भैया, मार्केट में मेरी इज्जत है, या तू ऐसी बातें मत कर मेरे बारे में, मेरी इमेज खराब हो रही है, या तू ऐसी बातें मत कर, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो उनकी अपनी अपनी इमेज होती है। ऐसे ही कंपनी की खुद की इमेज होती है। कंपनी की क्या होती है? खुद की इमेज होती है। देखो, मेरी क्लासेस ऑफलाइन में भी चल रही हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, बट दूर रहेगा आपके लिए काफी। जो दिल्ली से रिलेटेड है वो मैं क्लासेस एक बार दिखा दूं आपको कहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है मेरा बोर्ड, बैनर है, नित्यम क्लासेस के नाम से है, ठीक है। यहाँ जो क्लासेस चल रही, छोटी क्लासेस कोई नहीं है, मैं छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, कॉमर्स की क्लासेस को ही पढ़ाता हूँ। 11th 12th B.Com M.Com CMA CA, इन सब के वैसे चलते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा कोचिंग सेंटर है, डिजिटल पढ़ाता हूँ, जैसे आपको डिजिटल पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपको डाउट हो मैं नहीं हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा ही फोटो है ना। अगर लगे तो ये दो बैनर बने हुए हैं, ये बड़े बड़े बैनर हैं वहां पे, जहाँ पे एड्रेस लगा हुआ है। तो जो भी क्लासेस आप देख रहे हो, आप अच्छे से देखें, मैं बड़े लेवल पे पढ़ा रहा हूँ यार। CA को भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास स्टूडेंट CMA के भी हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 12th में हो सिर्फ आप 12th वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बड़ी क्लासेस को ही पढ़ाता हूँ। आराम से देखो, इत्मीनान से। बाकी अब क्लासेस करते हैं, इन सब में क्या रखा है ना, भैया आप पढ़ाओ।
तो अब पढ़ते हैं गुडविल के बारे में, समझते हैं। 5 मिनट हो गई और आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा इतने में, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुडविल, अब पढ़ते हैं, अपनी काम की बातें करते हैं, क्या है गुडविल। इस बुक के हिसाब से गुडविल कह रहा है, ये गुडविल इज एन एसेट्स इंटेंजिबल विच प्लेस एन एंटरप्राइजेस एट एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल एक ऐसी चीज होती है, इमेज एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी अगर वैल्यू बन गई, जैसे आप टीचिंग लाइन में हो, आप अच्छा पढ़ाते हो तो आपकी इमेज क्रिएट होगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास ज्यादा आएंगे। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो या कोई भी अच्छा आप काम करते हो तो आपकी इमेज बढ़ेगी। इमेज बढ़ने का मतलब होता है गुडविल बढ़ना। जब किसी कंपनी की इमेज बढ़ती है, अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, ऐसे में उसकी इमेज अगर क्रिएट होती है, उस इमेज को कहते हैं एसेट्स। दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इसलिए बोला गया कि इमेज कभी भी दिखती नहीं है, गुडविल कभी भी दिखती नहीं है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, ना आप देख सकते, बस आप महसूस कर सकते हो। विच प्लेसेस एंड एंटरप्राइजेस, एक कंपनी की बात कर रहा है, एट एडवांटेज टू अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। जो आप प्रॉफिट कमाते हो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे अगर आपकी गुडविल अच्छी है। दोनों चीज हो सकती है ना, गुडविल खराब हो तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे ज्यादा ना। तो दैट इज इमेज, बस आप उतना सा दिमाग में रखें, लेमन लैंग्वेज में समझें। गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स। अभी तक आपको ये बताऊं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी, जो आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। इमेज किसकी, अब यहाँ पे कंपनी की बात हो गई, ठीक है। आप कंपनी चला रहे हो तो आप कंपनी की बात करेंगे। अच्छा, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल क्या है, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट दैट द एक्सपेक्टेड टू एक्सेस द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। जितना भी आपने लगाया उससे ज्यादा ही पैसा आपको मिलेगा अगर आपकी इमेज, आपका काम करने का तरीका, आपकी स्टाइल, आपका पैशन अच्छा है। और उसी लाइन में दोस्तों कैरियर बनाना। अभी आप 12th क्लास में हो, जिस लाइन में आपका मन हो, आप अपने मन को मत मारना, आप अपनी इच्छाओं को मत मारना, करना वही जो आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा फील होना चाहिए। जैसे मुझे पढ़ाना ज्यादा मजा आता है, नौकरी में अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, बट मुझे टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो काम मैं वही कर रहा हूँ। अभी जॉब भी करनी पड़ रही है क्योंकि टीचिंग से उतना पैसा नहीं है अभी मेरे पास, है ना, कि मैं अपनी सैलरी को बीट कर पाऊँ। बट काम वही करना जो अच्छा लगे। ये दोनों काम साथ में करने पड़ रहे हैं। रीजन बिहाइंड फैमिली होती है तो फैमिली को चलाना और उससे खर्चे उठाना, ये भी एक जरूरी है। काम वही करना जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जिस फील्ड में आपको कैरियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सोच के समझ के यहीं से डिसाइड करते हुए चलना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। लाइफ में और भी टीचर्स मिलेंगे, आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, तो काम वही करना जो आपको अच्छा लग रहा है। मतलब फनी वे में सोचते हैं लोग, बहुत कुछ बोल सकते हैं जो मेरे को ये अच्छा लगता है वो लगता है। मतलब एक लाइन प्रोफेशनल वे जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगे टाइम देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो पढ़ते हैं। Goodwill is the present value of expected future profit that is expected to be in excess of normal return on investment or for the excess price paid for the business over the book value over the computed agreed value of net asset। ये बता रहा है कि इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी क्या है क्या नहीं है, बट तुम्हें ओवरऑल एक गुडविल समझ में आ गई कि हाँ, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है अगर गुडविल अच्छी है तो। अब ये फीचर्स की बात करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। तो फीचर्स की बात करना, किसी की विशेषताएं बताना। विशेषता क्या होती है, विशेषता हम बोल सकते हैं किसी की क्वालिटी को बताना। तो गुडविल की क्वालिटी क्या है भाई, एक तरीके से गुडविल क्वालिटी देखें तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज, इसको हम आई ई को कोई बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते, इसको कहते क्या है, क्यों बनाते हैं इसका। आई का मतलब होता है दैट इज, दैट इज। इतना वर्ड ना लिख के इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म निकाली है, अब पता नहीं किस नाम किन अंग्रेजों ने निकाली है ये। दैट इज भी लिख सकते थे बट दैट इज बड़ा है तो इसने शॉर्ट फॉर्म दैट इज। इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एक्सटेंस बट इट हैज अ वैल्यू। वैल्यू होती है गुडविल की, तो वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, कोई थियोरेटिकल चैप्टर है नहीं, ठीक है। अच्छा भैया, वैल्यू को हम किसी की इज्जत को भी हम निकाल सकते हैं, हाँ, इज्जत को यहाँ पे वैल्यू के टर्म्स में निकालेंगे क्योंकि कंपनीज के अंदर वैल्यू देखी जाती है।
रेपुटेशन नहीं भैया, वैल्यू, उसकी रेपुटेशन की क्या वैल्यू, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ महान व्यक्तियों ने इसकी कैलकुलेशंस के फॉर्मूले बनाए हैं और बताया है कि इसे किस किस वे में आप निकाल सकते हो। ठीक है जी दोस्तों। इट डज नॉट हैव एक्सचेंज सेपरेट फ्रॉम दैट द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज से अलग नहीं हो सकती। इट हेल्प टू अर्निंग हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाने में हेल्प करेगी। यस ऑफ कोर्स। इट अट्रैक्ट कस्टमर टू कम टू फ्रिक्वेंटली, कस्टमर को ये अट्रैक्ट करेंगे जिसमें आपकी क्षमता है, जो काम आप करना अच्छा पसंद करते हो। जैसे मुझे टीचिंग लाइन पसंद है, तो मैं टीचिंग में ही काम करूं तो मुझे ज्यादा बेटर रहेगा और मुझे कंफर्टेबलनेस रहेगी और फीलिंग अच्छी आएगी। जिस चीज में आपको फीलिंग अच्छी आती है तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो कस्टमर्स को टू कम एंड फ्रिक्वेंटली। ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि अगर आपकी गुडविल अच्छी है, गुडविल वैल्यू अच्छी है, तो आपके यहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। इट कम्स इनटू द existence due to the various factors such as the location, advantage, favorable contracts, brand, trademark, patent, market reputations, customer base, these kind of advantage available in द फैक्टर्स। जैसे वेरियस फैक्टर्स बोले उसने, ये फैक्टर्स होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हमारे नोट्स में क्या, एग्जाम में क्या आएगा भैया, ये तो चलो ठीक है आप बता रहे हो, बट एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम में क्या पूछा गया है अब तक। तो गुडविल के, अगर मैं एग्जाम्पल की एग्जाम की बात करूं कि आपको क्या पूछा गया है थ्योरी में, थ्योरी में भी भैया कुछ पूछा जाता है क्या? हाँ, तो वही कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जाता है। देखो वेरी शॉर्ट्स में कुछ चीजें पूछी गई हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या क्या चीजें डली हुई हैं। 12th क्लास मेन क्लास है, आपका बोर्ड है, इसलिए फोकस करके पढ़ना भाई दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है, डिफाइन गुडविल, वेरी शॉर्ट में है तो एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी शुरू की। ये 2008 में पूछा गया है। ये कह रहे हैं भाई साहब, एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये आगे के चैप्टर है। व्हेन नीड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मे अराइज, कहाँ जरूरत पड़ती है गुडविल की, इनको छोड़कर। ठीक है। एनी थ्री सरकमस्टांसेस बताने आपको, किस किस सिचुएशन में आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है, कहाँ कैलकुलेशन करनी होगी गुडविल की। ओके भाई। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडिशन पार्टनर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन लगा देखने में। ये देखो आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द सुपर प्रॉफिट, बहुत ही इजी है, अभी जब करोगे तो आपको आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले, गिव द फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी निकालने लग जाओगे, ये भी निकालने लग जाओगे। तो मेनली आपको गुडविल, गुडविल की थोड़ी सी फीचर्स, बस बेसिक नॉलेज होना जरूरी है गुडविल की, देन आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये चार तो आपको ये सोच लोगे ये फॉर्मूले से बेस्ड है। और एक कंपार्टमेंट में आए, सी का मतलब होता है भाई कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है, जिनकी कंपार्टमेंट आती है 12th क्लास में, तुम्हें कंपार्टमेंट नहीं ले जानी भाई। ठीक है। पढ़ाई करनी है अच्छी, ताकि कंपार्टमेंट वगैरह और परसेंटेज अच्छी है। ये कंपार्टमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे यहाँ से, कोई सीए पढ़ा रहा आपको, सीए में पढ़ा रहा तो कंपार्टमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, फायदा उठाओ, आपके पास ऑप्शन है दोस्तों बढ़िया टीचिंग का, बढ़िया अच्छे टीचर से पढ़ने का। डिजिटल जमाना है, पहले के टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे हैं एज कम्पेयर टू नाउ। गुडविल हमने पढ़ ली, थोड़ा सा इन नोट्सों को फॉलो कर लेना भाई यार, थोड़ा जान लेना कि क्या चीजें होती है। ये जो क्वेश्चन था 2 नंबर का, जो आपसे पूछा गया था कि भैया कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है रिटायरमेंट को छोड़ के गुडविल की, गुडविल की कहाँ कहाँ जरूरत आपको पड़ती है। जो आप गुडविल है, गुडविल की क्या नीड है, गुडविल की कैलकुलेशन कब काम आती है। तो ये कह रहा था, पहला उसने बोला था व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंगस्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब कोई नया पार्टनर और पुराने पार्टनर्स आते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल एक नंबर है दोस्तों, एक कैलकुलेशन है।
वो निकाली जाती है आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ के ऊपर। उनकी कैलकुलेशन करने के मार्केट में फॉर्मूले बनाए गए हैं, वो फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे निकलती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, इनको छोड़ के मांगा था उसने दो, कि कहाँ जरूरत पड़ेगी गुडविल की। तो आप डाल सकते हो गुडविल की कहाँ जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, गुडविल की यहां जरूरत पड़ती है जब आप किसी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे होते हो। एमएलगमीशन ऑफ टू फर्म्स टेकन प्लेस। जब एमएलगमीशन का मतलब यहाँ आप लेमैन लैंग्वेज, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझ लो, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इसका बहुत बड़ा मतलब है, बट आप समझ लो इसका सिंपल मीनिंग मर्ज करना, मर्ज करना। जब दो कंपनी आपस में मर्ज होंगी, जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं, तो वहां कंसेप्ट आता है गुडविल का। क्योंकि दोनों की गुडविल अलग अलग हो सकती है कि नहीं दोस्तों। मान लो एक्स फर्म है कोई, एक्स एंटिटी है, उसकी एसेट्स के साथ गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है, ये कैलकुलेशन से लिखी हुई होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। 50,000। और वाई एलटीडी है, उसकी गुडविल की जो कैलकुलेशन लिखी होगी, मान लो इसकी गुडविल है 1 लाख। अब ये दोनों कंपनी मर्ज हो रही है आपस में, जब दोनों कंपनी मर्ज हो रही है तो आप इतना 150 नहीं लिख सकते इसकी गुडविल को। दोबारा से कैलकुलेशन होगी, दोबारा से रीवैल्यूड होंगी, कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज में चेंजेस आएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, यार दोबारा से रीवैल्यूड क्यों होगी। आप देखोगे कभी भी कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी कुछ भी चेंजेस करती है तो उसकी गुडविल चेंज होती है। जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, मान लो ये अपनी गुडविल की वैल्यू अपने कस्टमर अलग लेके आ रही है, ये कस्टमर अलग लेके आ रही है, और इसकी रेपुटेशन थोड़ी खराब है ना। अब इसकी अच्छी है, अब खराब वाली अच्छे के साथ मिलेगी तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसके बिजनेस पे भी। जब बिजनेस में इम्पैक्ट बढ़ता है तो दोनों की गुडविल चेंज हो सकती है। कुछ सिनेरियो सरकमस्टांसेस आते हैं जहां पे इन दोनों की गुडविल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। उस गुडविल को कुछ कैलकुलेट करोगे तो उसके ये फॉर्मूले हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो किस सिचुएशन में, व्हेन एमएलगमीशन ऑफ टू फर्म टेकन प्लेस। अगर आप एमएलगमीशन वर्ड भूल जाओ तो आप लिख देना व्हेन टू कंपनीज या टू फर्म्स मर्ज, इतना भी लिख दोगे चलेगा, आंसर दे नंबर दे देगा वो। जब आप अपने बिजनेस को बेच देते हो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बेचते हो तो आप अपने बिजनेस को बेचते हो तो आप पैसे लेते हो। मान लो आपने बेचा, तो आप खाली ये नहीं कहते कि 10 लाख रुपए दे दो, आपके जितने भी कस्टमर है, क्लाइंट है, वो सब आप बेच देते हो। तो साथ ही साथ आप किसी बिजनेस को बेच रहे होते हो, तो उस बिजनेस की आप गुडविल भी बेच रहे हो एक तरीके से। लोकल लोगों में नहीं जानते लोग, कोई दुकान बेच रहे होते हैं तो दुकान कैसे बिकती है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, कुछ मेन मौके पे दुकान है तो उसकी गुडविल है ना भाई। दुकान तो बहुत सारी है सेम, किसी के 5 लाख मिलते हैं, किसी के 10 लाख मिलते हैं। तो इसमें और इनमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है गुडविल का। सेम चीज यहाँ है, सेम चीज यहाँ है, क्या क्या डिफरेंस है, गुडविल का डिफरेंस है भाई, गुडविल है इसके अंदर इंक्लूड। तो व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस इज सोल्ड, जब आप पार्टनरशिप बिजनेस को फोल्ड करते हो, जब अपनी फर्म को बेचते हो या कंपनी को बेचते हो, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं इसलिए पार्टनरशिप पार्टनरशिप का यूज कर रहा है। आप इस चीज को कंपनीज में भी यूज कर सकते हो, कंपनी के लिए भी बोल सकते हो। 19-20 मिनट हो गई हैं। अब आपको दो क्वेश्चन समझ में आएंगे, व्हाट इज गुडविल, उस गुडविल की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, क्यों पड़ती है। इंपोर्टेंस भी अगर आप लिखना चाहो तो इंपोर्टेंस भी लिख सकते हो, गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है।
विदाउट गुडविल आप समझ नहीं पाओगे कि आपका बिजनेस की वैल्यू क्या है और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो अब कुछ महारथी, कुछ विद्वान लोगों ने इसको निकालने का सोचा कि यार गुडविल को हम क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन को उसने बनाया, फॉर्मूले उसने बनाया जिसने ये गुडविल की इजाज की। मैंने नहीं किया दोस्तों, ठीक है, मैंने नहीं की है। ये गुडविल निकालने के तरीके बनाए गए कि हाँ प्रैक्टिकल इज्जत को भी किसी की इज्जत निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं भाई इज्जत। इज्जत को बोल देते ना बस, अच्छा तू ये बता यार अप्रोक्स तेरी मार्केट में कितनी परसेंट वैल्यू है, तो बोले मेरी 80% वैल्यू है। तो उसने एक अजम्पशन पे बोल दिया ये चीज निकल सकती है प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली में कंपनी की कैसे निकलती है, फर्म्स की कैसे निकलती है, उसकी ये कैलकुलेशन है यहाँ पे दोस्तों। मजे से देखो, इसने बताया कि भाई कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तीन ही फॉर्मूले, छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 4 नंबर का आएगा। तो पर अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो इन्होंने बताया कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेथड है बनाए, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ये तीन मेथड बनाए गुडविल को निकालने के लिए। ठीक है जी दोस्तों, नोट्स में आपको मिलेगा, तीन मेथड है। तो हमें तो मेनली फॉर्मूले आने चाहिए भाई। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो गुडविल निकालने की, तो ये गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म का अगर आपको एक प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब बहुत क्या क्या प्रॉफिट होता होगा मार्केट में, कैसे निकलता होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एक सिंपल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा था यहाँ पे। मैं जितने वर्ड बोल रहा हूँ सिंपल, ये सब अपने अपने फॉर्मूले बन जाते हैं, इसलिए मैं वर्ड बहुत सोच समझ के बोलने पड़ेंगे। स्टेप ऑफ द कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, तो स्टेप वन जो आपको कहता है, स्टेप वन आपके लिए कह रहा है कि भाई कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो पहले आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये कोई फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है इससे क्वेश्चन, ठीक है जी। समटाइम, अब देखना क्वेश्चन कैसे देता है आपको। समटाइम प्रॉफिट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आर गिवन विद द सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है ये दोस्तों, क्या हो सकता है एडजस्ट प्रॉफिट। और यहाँ पे इसने ये क्यों बनाया, एड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। बताऊंगा क्यों, कैसे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। दिमाग में तो ये भी आना चाहिए ना भाई। एड रिकरिंग इनकम्स एंड गेन्स, ये ऐड करने हैं, ठीक है जी। डिडक्ट नॉन रिकरिंग इनकम एंड गेन्स, ठीक है जी। डिडक्ट रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इन 4 पॉइंटों पे मेरी क्लास अभी जो आगे बढ़ रही है, इन 4 पॉइंटों पे रुकेगी। अभी यहाँ थोड़ी सी रोकेंगे, क्लासेस को वैसे नहीं रोकेंगे, मतलब यहाँ ठहराव लाना है, ये दिमाग को खोलना है और दिमाग से सोचना है। जब मैं किसी चीज की इज्जत या गुडविल निकालता हूँ, किसी की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला इसने जो बोला, इसने बोला कि भाई आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको ये चीज आनी चाहिए कि भाई एवरेज जब प्रॉफिट निकालते हो तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट, अब समझना चीजों को। एडजस्ट प्रॉफिट का टॉपिक आया क्यों, क्या है, क्या चक्कर है। मैं आपसे पूछूं, एक फॉर्म है, ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस है इसका, इसका नाम है नित्यम क्लासेस। देख रहे हो भाई, क्लासेस है, अच्छे से समझना। नित्यम क्लासेस की ये बैलेंस शीट है भाई, जो आप देख रहे हो। जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट है, ठीक है, बैलेंस शीट हटा देते हैं, जस्ट लेमन लैंग्वेज चल रहा है, बैलेंस शीट बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
तो आप समझना कि ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मान लो, P&L है, साल का जो भी प्रॉफिट होता है। सपोज दैट देखना कि मैंने 20 लाख रुपए कमा लिए एक साल के अंदर, ये मेरा प्रॉफिट है भाई। अच्छा दोस्तों, तो काम क्या करता हूं मैं, ट्यूशन पढ़ाता हूँ भाई। ट्यूशन इनकम है 20 लाख रुपए, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, 20 हजार भी नहीं है अभी, 20 लाख को छोड़ दो, ठीक है। तो जब 20 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ गुडविल भी होगी आपकी, है ना। मुझे गुडविल पता करनी, गुडविल कितनी है, गुडविल भी है कि वैसी खाली पीली 20 लाख रुपए, अब मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। अच्छा, तो मेरी इनकम कैलकुलेट कर दी, लोगों ने देखा यार कि इसकी इनकम है यार 20 लाख रुपए कमा रहा है। आप समझ ना, 20 लाख रुपए में ऐसा क्या था भाई, 20 लाख रुपए जो आपने कमाए, 20 लाख को आपने सेग्रीगेट किया। ट्यूशन से तो सिर्फ 20 हजार रुपये कमा रहा हूं मैं। समझना, जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा काम है, मैं इससे 20 हजार कमा रहा हूँ। बाकी जो पैसा आया 19 लाख 80 हजार, ये है मेरी अदर इनकम। मैं बताऊंगा अदर इनकम में क्या है। मैंने भाई जुआ खेल लिया, IPL पे सट्टा लगा दिया था, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लगा दिया था मैंने, ठीक है। IPL से मैंने सट्टा लगा दिया और मैं जीत गया 19 लाख 80 हजार रुपये। IPL को प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, सट्टे से कोई अमीर नहीं बनता, ना सट्टा आता किसी का। सोच के देखो, ऐसी इनकम आ गई। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट तो आपको बुक्स में दिख रहा है कितना, आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है दोस्तों, 20 लाख। 20 लाख क्या जेन्युइन प्रॉफिट है मेरा? क्या वो मेरी जेन्युइन इनकम से अर्न किया गया प्रॉफिट है? नहीं। ये जो 19 लाख, ये जो 19 लाख मुझे सट्टे से मिले हैं, IPL खेल के मिले हैं, ये मेरी कोर इनकम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये जस्ट रैंडम पैसा आ गया है। तो क्या मैं इसको इंक्लूड करूं गुडविल निकालते समय? क्या मैं इसको रखूं अपने पास? तो वो यही कहता है, जब आप गुडविल निकालोगे, गुडविल निकालोगे तो ऐसे इनकम को माइनस कर देना जो कि नॉन रिकरिंग इनकम है या गेन है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगा। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में मतलब बता दूंगा। एक होती है कभी कभी इनकम होना, कभी कभी इनकम होना, डेट इज कॉल्ड, कभी कभी इनकम होना, डेट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग। और आपको लगातार हो रही है, डेट इज कॉल्ड रिकरिंग। ठीक है जी। अच्छा, ये दोनों इनकम है मान लो अभी। ये कब होगी? जब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो रही होगी, अनएक्सपेक्टेड, तभी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे आपने कोई एसेट्स बेच दी या कुछ ऐसी चीज बेच दी, इससे प्रॉफिट हो। बिजनेस से इसका कोई लेना देना? क्या ये बिजनेस से इनकम आ रही होगी, ये बिजनेस इनकम होगी? नहीं, बिजनेस इनकम नहीं होगी। लेकिन रिकरिंग वाली बिजनेस इनकम होगी भाई, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है। तो जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हो, जब आप फॉर्मूले लिखते हो, तो फॉर्मूले का एक रीजन है, मतलब है। उसने क्या बोला आपसे कि ऐसी चीज को डिडक्ट कर देना ये गुडविल का पार्ट बन ही नहीं सकती। आपका प्रॉफिट भले ही कितना हो गया हो, आप इसको हटा दो, ये आपका प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। एक तरीके से ये आपका प्रॉफिट है, पर आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे तब ये प्रॉफिट नहीं है। जब आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे, तो आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे तो 19 लाख 80 हजार को आप माइनस कर देना, क्योंकि ये फालतू का पैसा है तो मेरी इनकम, बट ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। इसलिए मैं गुडविल की कैलकुलेशन करते समय, गुडविल होती है बिजनेस की वैल्यू,
आपकी वैल्यू की वजह से नहीं आया ये पैसा, ये तो आपने एक रैंडम तुक्का खेला, उसकी वजह से ये पैसा आ गया 19,80,000। तो जब 19,80,000 रुपए पैसे आ गए, वो आपके पैसे जेन्युइन तरीके से है नहीं। तो जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हो तो आपने मेहनत नहीं की है इसके लिए। ऐसे पैसे पे आपकी मेहनत, गुडविल एक वैल्यू है जो आपके बिजनेस की वैल्यू को बताता है। तो बिजनेस की वैल्यू क्या है? 20,000 रुपए है। इसके अंदर जो शामिल होगा वही निकालो बस। तो इसलिए इसका डिडक्ट कर दिया गया, उल्टा समझ लो, इसका अब डिडक्ट कर दिया गया इनकम्स एंड गेन्स है। ठीक है। अब फ्यूचर में आप समझना, फ्यूचर में आप समझना, आपकी इनकम बहुत अच्छी है दोस्तों। और फिर समझा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है पर मजा, और अच्छा पढ़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे। पढ़ाई में भी मजा आता है अगर आप अच्छे से पढ़ो, पेशेंस सुन के पढ़ो, केयरफुल, मजा आता है। अब आप सुनना, आपको अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस हो गया तो क्या वो बिजनेस की इनकम मान लो सपोजेड 20 लाख, है ना, और आपको एक ऐसी आपदा आ गई, ऐसा कुछ जैसे युद्ध हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, जैसे अभी हालात चल भी रहे हैं होने के, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मान लो ऐसी सिचुएशन में इनको नुकसान हो गया, युद्ध की वजह से अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है या कुछ हो जाता है, और इसकी वजह से इनका 12 लाख का नुकसान हो गया अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। तो जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे तो ये 12 लाख का कुछ करोगे। तो जब भी कहते हैं, जब आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई तो आपने डिडक्ट कर दी। जब आपको अनएक्सपेक्टेड नुकसान हो जाए जिसकी गुंजाइश नहीं थी, वो नहीं हो सकता था पर हो गया, खुदा ना खास्ता, जब आप गुडविल निकालोगे तो इसको ऐड करोगे। अच्छा भाई दोस्तों, ऐड करेंगे, कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, दिखा देते हैं अब आपको, कहाँ लिखा हुआ है? एड नॉन रिकरिंग लॉसेस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं थे और जो कभी कभी नुकसान हो जाते हैं जैसे डिजास्टर, युद्ध, ये होना आसान नहीं है, पर अगर हो गए, इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करो और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो तो ऐसे खर्चों को आप प्रॉफिट में ऐड करोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट में। क्यों ऐड कर रहे हो? एक वैल्यू निकाल ले हम जेन्युइन। अगर ये नहीं होता तो मेरी बिजनेस की वैल्यू कितनी होती? 20 लाख। मेरी वैल्यू 20 लाख रुपए में कमा रहा होता अगर ये अनएक्सपेक्टेड नुकसान नहीं होता तो जब मैं अगर कोई बिजनेस को अपने बेचूंगा तो मैं बताऊंगा कि यार मेरे 20 लाख रुपए हैं, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ा नुकसान हो गया, नहीं तो मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे लूंगा हर साल। अगर वो बुक के हिसाब से देखेगा तो 8 लाख प्रॉफिट है, यार तुम्हारा तो प्रॉफिट बहुत कम है, बट इसमें मेरे 12 लाख ऐसे हैं जो बिना बात के चले गए, जो कि नहीं जाने चाहिए थे। तो ऐसे अमाउंट को मैं ऐड करूंगा जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा या गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है दोस्तों। भैया बहुत टाइम लगा रहे हो एक एक फॉर्मूले में। हाँ यार, टाइम लगा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, अच्छे से सीख पाओ, समझ पाओ, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ। नहीं तो 5 मिनट में मेरे को फॉर्मूले बता के याद कराने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रट्टा लगवाना इजी काम है समझाने से। अच्छा भैया, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आपने समझाया, इंटरलिंक भी है एक दूसरे से। वहां इनकम है, ऐसी इनकम को डिडक्ट कर दो क्योंकि आपकी जेन्युइन इनकम नहीं है, ऐसे खर्चों को ऐड कर लो जो कि आपके हो नहीं सकते थे पर हो गए। ठीक है। आप भैया रिकरिंग पे आ जाओ। रिकरिंग में तो जेन्युइन है, जो आपकी रिकरिंग इनकम हो रही है उसे ऐड करो, जो जेन्युइन इनकम है उसको तो ऐड करोगे, आपको कमा रहे हो डेली बेसिस पे। रिकरिंग मतलब डेली बेसिस पे जो आपकी इनकम आ रही है उसे ऐड करोगे, जो आपके खर्चे हो रहे हैं उसे लेस करोगे, जो आपके खर्चे हो रहे हैं और लॉस हो रहे हैं उसे
लेस करोगे, ये जेन्युइन पॉइंट है, बस खत्म। ये थी एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया तो आपकी सोच लो गुडविल हो गई। गुडविल का क्या फॉर्मूला है भैया? गुडविल इक्वल टू स्टेप 2 क्या कहता है, अब देख लो, एक क्वेश्चन भी है, एक सिनेरियो भी है। जब एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात आई, जब गुडविल निकालेगी तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका गुडविल का फॉर्मूला है। अभी पर इसने दिखाया नहीं, तब दिखाएंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट जैसे ही आपका निकल के आ गया, ऐड और लेस करने के बाद फिर आपकी जितनी नंबर ऑफ ईयर हैं जो दे रखी होंगी क्वेश्चन में, उसे डिवाइड कर दोगे, उससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और जैसे ही आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है, तो आपकी गुडविल का जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों, आप फॉर्मूला नोट कर लें कहीं। गुडविल का जो फॉर्मूला है आपका, आपका गुडविल का फॉर्मूला है दिस: एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो भैया कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाए, ये ऑफ कोर्स होना चाहिए भाई दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन हैं होनी चाहिए। पेपर में भी आया भैया? हाँ यार, पेपर में तो क्यों नहीं आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया है और आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका सेकंड वीक फर्स्ट वीक। चलो पहला देख लेते हैं एक बार, है ना। किस प्रॉफिट से कह रहा है वो, क्या कह रहा है? गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। देखो गुडविल की जो वैल्यू आपको निकालनी है, ये कह रहा है गुडविल एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है। पहले तो वो कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है भाई दोस्तों। ठीक है भाई, गुडविल इज द वैल्यूड ऑफ 3 परचेज ईयर ऑफ 4 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप परचेज ईयर मानोगे कितनी? 3। 4 मत कर लेना, वो 4 ईयर का वो दे रखा है। बहुत बढ़िया। 3 ईयर्स। अच्छा, बैटरी लो ये, जस्ट अ मिनट। चार्ज पे लगा दिया है लैपटॉप। अब दोस्तों एक चीज ये है कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर आपको दे रखा है। ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना आपको। तो आपने पढ़ा था भैया कि एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते समय क्या करें भैया? एडजस्टेड प्रॉफिट, यहां तो कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। तो भैया करें तो करें कैसे? एडजस्टेड प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट को आप एडजस्टेड प्रॉफिट मानोगे। अगर कोई कैलकुलेशन दे ही नहीं रखी, कुछ एडजस्ट ही नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम उसी प्रॉफिट को क्या मान लेंगे? जो आपका पहला ईयर है, मान लो सपोज 2021, आपकी बुक में अलग हो सकता है दोस्तों, मेरी लेटेस्ट बुक है, तो अगर आगे पीछे पढ़ रहे हो अलग अलग हो सकता है। 24 तक दिखा रहा है मेरे में, 21, 22, 23, 24। आप 25, 26 में, 27 में पढ़ रहे हो तो अलग दिखाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका जो भी प्रॉफिट है, एक 12, 18, 16, 14, देखो भाई, 12, 18, 16 और 14। सबसे आसान तरीका होता है 2 को प्लस करो, फिर 2 को प्लस करो। क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि यहाँ जीरो बनना है, क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गए टोटल, यहाँ 2 इससे दे दोगे तो ये हो जाएगा 20 और 10, 30। 30 तो ये हो गया, इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और 30 ही ये होगा। यहाँ 6 और 4 10 होते हैं ना, तो 10 और ये 10 10 30 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया भाई प्रॉफिट? आपका 4 साल का प्रॉफिट हो गया 60,000। तो भैया इसका एवरेज भी निकालेंगे। यस ऑफ कोर्स, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से अगर आप किसी को डिवाइड करोगे 60 को, तो
देखो 4 इससे आपको करने हैं तो आप पहले ही कर सकते हो, 30 15 आएगा। मैं फिर भी आपको कर रहा हूं। आप एक ऐसे भी कर सकते हो, जिसको नहीं आता भाई, ठीक है, 15,000 आएगा। 15,000 आ गया तो आपको फिर लिखोगे गुडविल की वैल्यू, गुडविल की परचेज वैल्यू क्या आती है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर थी 3, तो ये हो गया 45,000 आंसर। अच्छा भैया इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो प्रेजेंट के लिए अगर आपको देखना है तो प्रेजेंट भाई आप कैसे कर सकते हो इसे प्रेजेंट। वैसे ये 1 नंबर के आने लायक क्वेश्चन है, अब ठीक है। आप प्रेजेंट इससे इस तरीके से करोगे, ये वे रहेगा, प्रेजेंट करने का तरीका रहेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है पहले क्वेश्चन में तो आप देखो भाई, और बड़ा कर दूं, आराम से दिख रहा है। ये सबको प्रॉफिट को ऐड किया, फिर आपको डिवाइड करा, डिवाइड की कैलकुलेशन दिखाने दिखाओ, नहीं तो आप एक्सपर्ट हो तो डू इट सेल्फ। अच्छा भैया आपने तो ये बताया था कि एडजस्टेड प्रॉफिट, पर एडजस्टेड प्रॉफिट जब निकालेंगे जब कुछ दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसमें क्या करा, प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर ये है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ द फॉर्म बेसिस ऑन 4 ईयर, 4 साल, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आराम से करना इस क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है भाई। अच्छा भैया, भैया क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए सामने आया क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है क्या नहीं कहता देखते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो। ठीक है भाई, इस रेशो में कर देंगे, काम कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दे एडमिट पर इनटू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए वो ऐड कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024। आप 25 में पढ़ रहे हो तो ये 25 लिखा आ रहा होगा, 26 में लिखा होगा 26, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स, ये कह रहा फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड at 4 times of the average profit of the previous 4 years, whichever is higher, the agreed profit of goodwill पर ये दे रखी है। अब इसने क्या बोला भाई, 1/4 के लिए उसे एडमिट कर रहे हैं। जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ोगे तो इसका रेशो भी निकालना सिखाएंगे, इसका रेशो पे काम करेंगे। बट ये कह रहा है फॉर दिस पर्पज, कोई नया पार्टनर आता है ना दोस्तों, जब कोई नया पार्टनर आता है ना तो हमारी गुडविल बढ़ जाती है। आप सोच के देखना, अगर कोई, मैं अकेला ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने नित्य क्लासेस की एक वैल्यू क्रिएट कर दी बहुत, 10,000 20,000 करोड़ में। अब मैंने उसके साथ बहुत सारे पार्टनर रखे पढ़ाने के लिए, मैं अकेला हर सब्जेक्ट को तो नहीं पढ़ा सकता, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरी सब्जेक्ट। ये बात तो तुम भी जानते हो, या तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि हर चीज में आप बेस्ट नहीं हो सकते। आप कॉमर्स लाइन ही पढ़ा रहे हो तो कॉमर्स में आप बेस्ट हो, बट कॉमर्स लाइन में भी कई सब्जेक्ट होते हैं। ये बड़े लेवल पे, जब आप सीए वगैरह की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे ही साइंस बैकग्राउंड मेरा नहीं है तो साइंस के टीचर मुझे रखने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने किसी को ऐड कर लिया, पार्टनर को ऐड कर लिया, तो ऐसे ही मैं किसी को ऐड करूंगा तो उसे भी कुछ ना कुछ मेरे गुडविल का फायदा होगा, वैल्यू का फायदा होगा। मैं उससे बोलूंगा कि भाई मेरी फर्म की गुडविल इतनी है, आपको मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो ये वही बता रहा है। कैसे बता रहा है, पर थोड़ी स्टाइल लैंग्वेज है उसकी। For this purpose, goodwill is valued at 4 times the average annual profit of previous 4 or 5 years। उसका 4 टाइम्स है, मतलब बात वही है, घूम फिर के जो कर रहे हैं हम ऊपर क्वेश्चन। यहां पे परचेज नहीं दिया तो उसने बोल दिया 4 टाइम्स है। तो आपका जो 5 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, इसको पहले जोड़ोगे, फिर इसे डिवाइड करोगे, फिर 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका जो प्रॉफिट था वो मैंने यहाँ पे देखो आराम से सेकंड क्वेश्चन निकाल के देखोगे। हाँ वैल्यू चेंज होगी तो अलग बात है, बट क्वेश्चन होगा इस तरीके से। आपको ये क्वेश्चन डाला था, यही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो 23 लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में, और यही 1 साल पुरानी कॉपी पेस्ट
चल रहा है, ये इसका ध्यान नहीं दे रही है टीम। प्लीज टीम देखो यार, ऐसी गलतियां मत करो, गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपकी ईयर से यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉफिट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिट सेम होनी चाहिए। अगर आप 14,000, 15,000, 10,000, 16, ये सब कुछ सही है, वेरी गुड, सही है भाई। ये मत सोचना मैं टीम नहीं रखता अपने पास, टीम भी रखता हूँ, पैसे कम कमाता हूँ, टीम भी है मेरी, काम कर रही होती है, एक दो लोगों की टीम है, ज्यादा नहीं, दो लोगों को मैंने बिजनेस दे रखा है अपना, मतलब दो लोगों को रोजगार दे रखा है। मैं भी कहीं नौकरी करता हूँ, पर वो मेरे लिए नौकरी करते हैं, ठीक है, टीचिंग के लिए। ये आपने सारे प्लस किए भाई दोस्तों, जैसे करना था, जो फॉर्मूला है आपका, सब प्लस किए, 1 2 3 4, जो भैया 4 ही क्यों प्लस किए? ठीक है, यहाँ 4 का है या 5 का है? ठीक है भाई, एक का प्रॉफिट ये आ रहा है, एक दूसरे का ये आ रहा है। अब भाई साहब ने क्या बोला, इसने बोला, अब क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, ध्यान रखना क्वेश्चन में। एज एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर इज ग्रेटर, 4 साल का प्रॉफिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25 रुपए ज्यादा है, किससे? 5 साल वाले से। ठीक है, 25 ज्यादा है, 0 25, तो उसने उसी से मल्टीप्लाई करा और आपका प्रॉफिट ये निकाल के दिया। अच्छा, ये चीज लिखी कहाँ थी भैया कि हम 4 ईयर के करेंगे या 5 ईयर के करेंगे? क्वेश्चन के अंदर ही लिखी हुई है दोस्तों। आप फॉर दिस पर्पज ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो यहां तक बात हो गई। ठीक है, फिर अगली लाइन है, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर को लेना है आपको, द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पज फॉर पास्ट 5 ईयर्स, ये दे रखा है आपको प्रॉफिट के बारे में। तो उसने यही मेंशन कर दिया था कि जो ज्यादा होगा गुडविल उसी पे कैलकुलेट करना। तो आपके शुरू के 3 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। 3 क्वेश्चन हो गए आपके शुरू के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी गुडविल में। गुडविल के एक एक क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, परेशान नहीं होना, इत्मीनान से हो जाएंगे। अब आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। ये क्वेश्चन करने लायक है, और यहां से एक एग्जाम में, ऊपर कहीं एग्जाम का क्वेश्चन नहीं दिखा ना, देखो यहाँ कहीं ना कहीं एग्जाम का क्वेश्चन लिखा होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके का आया है क्या? नहीं दिखा रहा है, बट एग्जाम्पल तुम्हारे में, एग्जाम्पलों में तो ये है, ऊपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा समय दें। देखो भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, तो मैं एग्जाम्पल ही करा देता हूँ पहले, फिर तुम अपने क्वेश्चंस कर लेना। भैया करा देना, कर लेना नहीं, ठीक है करा देंगे भाई, तुमने जैसे कहा करा देंगे। आर्यन कृष्णा और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1 भाई, इससे कोई बात नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। दे एडमिटेड, एक बंदे को एडमिट कर लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, एडमिट भी हो गया वन प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल द फर्म वाज द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज पास्ट, परचेज भी दे रखी है उसने भाई 3 साल, ये काम की चीज है हमारी, 3 साल परचेज दे रखी है। और प्रॉफिट दे रखा लास्ट 5 ईयर्स का, जो ब्रैकेट में बना होता है वो लॉस होता है, इसलिए आराम से ठंडे दिमाग से करेंगे। अच्छा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना सबसे पहले तो मुझे, मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, अब इसने एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या? दे रखा है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट 2014 और 15, तो मीन्स ये वाले प्रॉफिट की बात कर रहा है। कैलकुलेट आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एब नॉर्मल लॉस गुड्स बाई फायर, मेरा नुकसान हो गया 10,000 रुपए। तो 2014-15 का जो प्रॉफिट है, वॉच कैलकुलेट
आफ्टर चार्जिंग 10,000 वॉज एब नॉर्मल लॉस बाय गुड्स एंड फायर। तो मैंने इसमें से तो माइनस कर दिया हुआ है एब नॉर्मल लॉस को। प्रॉफिट निकालते समय तो मैं सारे खर्चे माइनस करता हूँ, चाहे वो नॉर्मल हो या एब नॉर्मल हो। प्रॉफिट तो हम ऐसे ही दिखाते हैं। बट मुझे अभी कैलकुलेशन करनी है किसकी, गुडविल की। तो गुडविल कहता है कि अगर कोई एबनॉर्मल ऐसी तुम्हारा नुकसान हो गया जो नहीं होना चाहिए, जैसे डिजास्टर है, तो आपका जेन्युइन प्रॉफिट कितना होता, ये चीज ऐड होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि ये बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी चीजें हो जाए, दुर्घटना हो जाए। पर मैं गुडविल निकाल रहा हूं, तो मुझे गुडविल निकालते समय मैं अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो मेरा आज की डेट में 2014-15 में कितना प्रॉफिट होता भाई दोस्तों? 50,000 होता। हाँ भैया 50,000 होता। ये चीज मैं तुम्हें यहाँ पे भी बताई। कौन सा है एबनॉर्मल नुकसान है भाई? ठीक है। एंड नॉन रिकरिंग लॉसेस, जो कभी कभी होता है, आग वाग फायर से लगी तो ये तो है नहीं आए दिन हो जाएगा नुकसान। एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस भी एक्सपेंसेस नहीं है। ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होता तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो अब इस 10,000 को क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। अब 50,000 ये हो गए, 50,000 ये हो गए, 1 लाख हो गए, 1,75,000, 1,75,000 में से 25 गए तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मतलब अगर मैं इसे जोड़ू तो ये आ रहा है सबको मिला के 5 साल का 2 लाख। 2 लाख आ गया। 2 लाख को अब 5 से डिवाइड कर लेंगे। 2 लाख का पांचवा हिस्सा कर दो भाई, 25, 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 आ रहा होगा इसका आंसर। तो 1,20,000 इसका आंसर आएगा दोस्तों। आपके सामने है कैलकुलेशन। मैंने वैसे कैलकुलेशन जल्दबाजी में कर दी, बट आप देखो इस तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, और ये 3 से 4 मार्क्स का है। लड्डू गोभी फ्री। आपको बस थोड़ा सा प्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए, नंबर आपका कोई भी नहीं काट पाएगा। देख रहे हो दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 2013, 14, 15, 14-15 में इसने एबनॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करते समय ऐड किया। इसका लॉजिक रीजन मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। और जो माइनस वाला ब्रैकेट लगा होता है ये माइनस होता है, तो इसलिए माइनस हो रहा है। 2 लाख आ गया, 2 लाख का डिवाइड किया 5 से, 40,000 आ गया। ये हो गया आपका एवरेज बिजनेस प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आप जो गुडविल निकालते हो तो यहाँ पे लिखते हो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपका वैल्यू, आपका आंसर आपके सामने है दोस्तों। सिंपल है, बहुत इजी है। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे, पेपर में आया है। पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं भाइयों, आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है बीच बीच में। ठीक है, टफ नहीं है, आए हैं इसलिए आप कर रहे हो। अब आप चले आपकी बुक के ऊपर। बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों मेथड का क्वेश्चन है, और तीनों मेथड के ही कभी कभी आ जाता है, तो आना चाहिए करना। ठीक है जी। ये है, सेम क्वेश्चन उस टाइप का था। देखो फायर से आपको नुकसान हुआ है, अभी जो एग्जांपल किया सेम एग्जांपल है। सारे प्रॉफिट को आप ऐड करोगे, ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है, 20-21, तो 20 और 21। अच्छा भैया, अब आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि यार ये तो 20, 21, 22, 23, 24 है, तो 20-21 कौन सा मानेंगे? तो आप ध्यान रखना, आपकी जो ईयर क्लोज होती है और आपकी अकाउंटिंग ईयर चालू होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप अगर ऐसा क्वेश्चन में फंसो, ईयर आपको समझ में ना आए, तो ईयर में कुछ नहीं है। ईयर आप ध्यान रखना, कोई भी चीज आपकी चालू हो रही है 1 अप्रैल से चालू होगी। 1 अप्रैल, अगर 1 अप्रैल 2020 से चालू हो रही है कोई चीज, तो ये 31 मार्च 2021 में खत्म होगी, क्योंकि जनवरी यहां से आएगा। ये 12 मंथ का पीरियड ऐसे ही होता है। ठीक है जी।
अब लिख के भी देखोगे अप्रैल मई जून काउंट करोगे उंगलियों पे तो ऐसे आएगा। 1 अप्रैल 2020, तो इसको इस ईयर को हम बोल सकते हैं 2021। ठीक है। ऐसे ही 1 अप्रैल 21 से कोई चीज चालू होगी, 31 मार्च 2022 को खत्म होगी भाई, तो इसको कह सकते हैं 2021 टू 2022, ऐसे चलता है। तो अब ये आपसे कह रहा है ना 2021, ये आपसे कह रहा है ना 2021, तो भैया 20 के प्रॉफिट में ऐड करूं या 21 के प्रॉफिट में ये ऐड करूं? तो ये अब आप इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ोगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च वर 31 मार्च का है ये प्रॉफिट, तो 31 मार्च 2020, तो मतलब 2020 कौन सा होगा ये? 31 मार्च 2020 है, तो 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 का ये होगा। तो अब ये कह रहा है 2021, तो अब तुम्हारे पास दुविधा ये आ गई कि यार 2021 में कौन सा लूं, 21 को लूं या 22 को लूं, ये वाली ईयर को लूं या ये वाली ईयर को लूं? बताओ दोस्तों कौन सी ईयर को लोगे? जल्दी बताओ, 1 2 3। ये तो तुम्हें पता चल गया, ये एबनॉर्मल लॉस है, ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा या फिर ये इसमें ऐड होगा? किसमें ऐड होगा? तुम्हारे पास भाई ये एक क्वेश्चन है, फिर इन सबको प्लस करके डिवाइड करना हो गया क्वेश्चन। भैया क्या बताएं, अभी मैंने जो लिखा है वो समझ में आया? जो मैंने लिखा था वो समझ में आया था? देखो, 31 मार्च उसने बोला आपको 31 मार्च के प्रॉफिट है, 31 मार्च 2020 कब आएगा? 31 मार्च 2020 कब आएगा? जब 1 अप्रैल 2019, ठीक है, तभी आएगा। अब ये कह रहा था 31 मार्च के सारे प्रॉफिट, ये 2021 कब आएगा? 1 अप्रैल 2020 टू 21, यही तभी आएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, मैंने तो खैर वहां पे भी डाल रखा है, यहाँ अब आप देख रहे होगे, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो 2021 आपकी ये वाली ईयर बन रही है। इसी के साथ आपने उसने क्या किया, प्लस और माइनस किया। नई बात समझ में आ रही हो? बात समझ में आ रही है दोस्तों कि नहीं? भैया आ गई, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सबको प्लस करो और ये ब्रैकेट में दे रखा है उसे माइनस करो। 1 लाख आ रहा है, 1 लाख में 3 की मल्टीप्लाई परचेज, ये 3 है, खत्म हो गया क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका निपट गया, एग्जाम्पल आ गया था तो ये निपट गया। क्या भैया और भी क्वेश्चन हम निपटा सकते हैं? यस, तो आप सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो इससे। आप फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हो, सिक्स क्वेश्चन कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, भैया कर लेंगे हम। हाँ, 8 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास, 1 घंटे के आसपास क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे, और आने वाली 2 3 क्लास में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा ये। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।